Hello, good morning. Let's start Sale of Goods Act. Topic is performance of the contract. ठीक है, performance of the contract section, chapter number 4, section 31 to 44. देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, टाइटल ऑफ होना चाहिए पर्सन के पास। अब वो परफॉर्म कैसे करेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि परफॉर्म भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 31। देखो, परफॉर्मेंस जनरली क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में हमने मेंशन किया होता है, जब भी आपने इन कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हमने मेंशन किया होगा टर्म किस चीज की, कि कब परफॉर्म करेंगे, किस डेट पे परफॉर्म होगा, इमीडिएटली परफॉर्म होगा, कौन डिसाइड करेगा, पार्टी डिसाइड करेगी। ठीक है, अगर पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है तो फिर सेक्शन डिसाइड करेगा, लॉ डिसाइड करेगा। ठीक है, तो देन सेक्शन 31 देखना, duties of seller and buyers. Duties of seller and buyers. It is the duty to the seller to deliver goods. देखो, सेलर की ड्यूटी क्या है कि उसको डिलीवर करनी है गुड्स। किसको डिलीवर करना है? बायर को। एंड द बायर टू एक्सेप्ट, उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने डिलीवरी कर दिया, मान लो सपोज मैं आपको यहां से कोई प्रोडक्ट भेजता हूं, ठीक है आप ले लो, अब आपको वो चीज चाहिए ही नहीं, क्योंकि बायर को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट एंड पे देम, एंड पे देम, और नहीं लिखा है, एक्सेप्ट और साथ में पैसे देने पड़ेंगे। पे मतलब कंसिडरेशन, प्राइस, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। किसके अकॉर्डिंग? जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, जो भी टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया होगा। देखो, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी चाहिए, कंसिडरेशन प्राइस चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? डिलीवरी होगी एंड प्राइस पे होगा। ठीक है, एट द सेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो जरूरी नहीं कि पेमेंट उसी टाइम हो, पेमेंट लेटर ऑन भी हो सकता है। सेक्शन 5 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, पोस्टपोन किया जा सकता है, प्राइस को भी, डिलीवरी को भी पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है, क्लियर। सेकेंड थिंग, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन, साथ साथ चलती है। क्या चलती है? कंकरेंट का मतलब एक साथ। ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब है अगर तो उन्होंने एग्रीमेंट में कुछ अलग से मेंशन कर रखा है तब तो ठीक है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर इस तरह से नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कंकरेंट कंडीशन, मतलब एक हाथ लो एक हाथ दो। एक हाथ आपने, मान लो सपोज शॉपकीपर के पास गए, 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो पोटैटो चाहिए, तो एक हाथ से वो पोटैटो देता है, दूसरे हाथ से क्या देते हो आप? पैसे देते हो। तो ये बोलते हैं कि अगर तो एग्रीमेंट में मेंशन है पहले से कि मतलब हम आप मुझे प्रोडक्ट आज दे दो, मैं आपको पेमेंट बाद में दूंगा, ये मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, तब तो उसको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे डिलीवरी और प्राइस। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब है कि अगर मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह से, तो फिर हम कैसे डील करेंगे? सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग। 32 बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द goods and payment of the price are concurrent condition. That is to say, the seller shall be ready and willing to give possession. अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो सेलर है वो रेडी होना चाहिए पोजीशन देने के लिए। ऐसा नहीं कि उसने एक हाथ से पकड़ा है, एक हाथ से वो दे ही नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा उधर, पैसे दे दो पहले। ठीक है, मतलब वो पोजीशन नहीं दे रहा होता ना, मतलब कई बार होता है कि हम नहीं दे रहे हो, सामने वाला चीज ही नहीं दे रहा, इधर हाथ दिखा रहा है वो आपके हाथ में, उसके हाथ में है, और आपने भी पकड़ा हुआ हाथ से, यहाँ दे दे, वो दे नहीं रहा, मतलब पोजीशन विलिंग और रेडी होना चाहिए देने के लिए। एंड इन एक्सचेंज, उसके बदले में, उस डिलीवरी ऑफ पोजीशन के बदले में क्या मिलेगा? प्राइस, उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन 9 में प्राइस की सेक्शन 9 में दिया प्राइस के रिगार्डिंग एक्सचेंज फॉर प्राइस, एंड द बायर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू पे द प्राइस एक्सचेंज पोजीशन द गुड्स। एंड बायर भी है, ऐसा नहीं कि बायर हाथ में पैसे दिखा रहा है, चलो तुम चीज दो मुझे, उसने दे दिया और भाग गया पैसे अपनी जेब में डाल के। ठीक है, कि मैं तो तुम अलियोरमेंट कर रहा था, उसका माइंड इंटेंशन होनी चाहिए किस चीज की, कि मैं इसको प्राइस देना है, पैसे देने, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आ गया समझ? 32 कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट में सिंपल है। देन 33 डिलीवरी। अब तो डिलीवरी कैसे होनी चाहिए? डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। मतलब कुछ ऐसा एक्ट करना पड़ेगा आपको जिससे पार्टी कुछ एक्ट करके
कि पार्टी ये सोचे कुछ ऐसा एक्ट या कुछ ऐसी थिंग्स, ठीक है, ऐसा लगे आप डिलीवरी कर दी आपने, और विच हैज बीन इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर, और कुछ ऐसा एक्ट करके जिससे वो किसकी पोजीशन में आ जाए, बायर की पोजीशन में, और ऑफ एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू होल्ड देम ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें लिख लो रेड विद सेक्शन 36 क्लॉज 3। जो 33 है, 33 का लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको लिख लो रेड विद सेक्शन 36 क्लॉज 3। ठीक है, पहले मैं आपको समझा दूं डिलीवरी किस तरह से होती है, तभी आपको समझ आएगा। देखो, डिलीवरी में भी 3 टाइप की डिलीवरी होती है। कितने टाइप की होती है? 3। नंबर 1, एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी। नंबर 2, symbolic, symbolic डिलीवरी। नंबर 3, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? देखो, एक्चुअल डिलीवरी वो डिलीवरी होती है जहां एक्चुअली हैंडेड ओवर बाय सेलर टू बायर। आप लिख सकते हैं एक लाइन में, इन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये लिख लो चाहे, इन एक्चुअली डिलीवरी ऑफ गुड्स आर एक्चुअली, गुड्स आर एक्चुअली हैंडेड ओवर, गुड्स आर एक्चुअली हैंडेड ओवर बाय सेलर टू द बायर, एक्चुअली हैंडेड ओवर बाय सेलर टू द बायर। मतलब एक्चुअली दे रहा है, आपके हाथ में डिलीवर दे दिया। मान लो आपने बोला 1 kg अनियन चाहिए, तो 1 kg अनियन आपके हाथ में दे दिया, एक्चुअल डिलीवर दिख भी रहा है कि एक्चुअली डिलीवर हो गया। ठीक है, दैट इज डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी वो डिलीवरी है कि जो एक तरह से सिंबॉलिक, मतलब एक्चुअल में देयर इज ट्रांसफर सम सिंबॉलिक, जिसको हम बोलते हैं लाइक आपका रिप्रेजेंटिंग डिलीवरी। आप सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हो कि डिलीवरी दे दिया, लेकिन एक्चुअल में मान लो सपोज आप कार के शोरूम में गए, आप क्या लेने गए? कार लेने। ठीक है, अब क्या क्या जो सेलर है वो कार उठा के आपके हाथ में देगा? नो, पॉसिबल नहीं है। वो क्या देगा? की ऑफ द कार। ठीक है, क्या बोला आपने? की ऑफ द कार देगा। तो जो कार की है वो क्या होगी, मतलब उसका माना क्या जाएगा कि अब डिलीवरी होगी है किसकी? कार की। ठीक है, अब मान लो आप चंडीगढ़ जा रहे हो, आपको चंडीगढ़ में फ्लैट पसंद आ गया। ठीक है, अब फ्लैट की क्या देगा? फ्लैट तो नहीं देगा आपके हाथ में, डिलीवरी क्या देगा? की। तो वो क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी हुआ हो, मान लो आप यहाँ बैठे हो, मेरे पास बैठे हो, मेरा एक फ्लैट है वहां शिमला में। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सेल करना है, मैंने तो शिमला कभी जाना नहीं है। ठीक है, तो मेरा तो धर्मशाला में गुजारा हो रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है यहाँ पे। तो मैं सोचा वो वहां ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैंने आपको देना है वो। अब हमने एग्रीमेंट कर लिया, आपने देखा हुआ फ्लैट, देखा हुआ कि ठीक है, ठीक है। अब डिलीवरी मैं दे रहा हूँ आपको। अब ना तो हम डिलीवरी के टाइम वहां पे थे, मैंने क्या दिया? की ऑफ द फ्लैट आपको दे दी। वो क्या होगा? सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, क्या होगी वो? सिंबॉलिक डिलीवरी होगा। समझ आ गया? देन मतलब सो दैट द बायर इज एबल टू हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, मतलब किसी तरह से फिर उसका कंट्रोल आ जाएगा उस गुड्स पे। ठीक है, कंट्रोल बाय सिंबॉलिक। ठीक है, कोई ऐसी चीज हमने दे दी जिससे उसको डिलीवरी माना जाएगा, जैसे मैंने कार ऑफ द की बताया, फ्लैट की कीज बताया। ठीक है, तो इस तरह से सिंबॉलिक डिलीवरी होगा। थर्ड थिंग होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कौन सी होती है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक में लिखना है आपने, लिख लो। इन सिंबॉलिक डिलीवरी, इन सिंबॉलिक डिलीवरी देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सम, there is a transfer of some symbol, transfer of some symbol, s by symbol, symbol representing the goods, representing the goods, like key of the house, key of the car, or the bill of lading, और भी एग्जांपल हो सकता है, बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट एक्सेट्रा, रेलवे रिसिप्ट एक्सेट्रा।
so that the buyer is able to control over the goods. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का ये देखो, ये आपके सेक्शन 33 में ही दिया है। कुछ ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जिससे हम क्या मानेंगे कि डिलीवरी हो चुकी है। डिलीवरी के काइंड इसी सेक्शन के अंदर आएंगे। ठीक है, 33 का ये आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, दैट इज ऑल्सो नोन एज फिक्शियस डिलीवरी। इसको हम किस नाम से भी जाने जाते हैं? फिक्शियस डिलीवरी, या फिर FICTIOUS, फिक्शियस डिलीवरी। दूसरा, इसको हम जानते हैं डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, डिलीवरी बाय अचॉर्नमेंट, अचॉर्नमेंट और एक्नॉलेजमेंट। अटॉर्नमेंट और एक्नॉलेजमेंट सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 33 के अंदर। यहीं पे लिख लो रेड विद सेक्शन 36 क्लॉज 3, 36 क्लॉज 3। देयर इज ओनली डूइंग ऑफ समथिंग, लिखो, देयर इज ओनली डूइंग ऑफ something which the parties treat as the delivery of goods, which the parties treat as the delivery of goods, although there is no change in actual, or visible custody. Visible custody. Thus, when the seller is in possession, when the seller is in possession of goods, he may agree to hold them. On behalf of the buyer. Here seller continue to have custody of goods, but his legal character changes. Previously he was an owner. Now he is bailey. BAIL. देखो, मान लो सपोज ए ने कोई प्रोडक्ट किसको सेल किया? बी को। बी ने बोले कि तुम अपने पास ही रखो, मैं ले लूंगा। अब ऑनर कौन बन चुका है इसका? पहले ए ऑनर था, उसने सेल कर दिया, पैसे मिल गए, पोजीशन नहीं दिया बी को, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिया बी को। बी ने बोला तुम अपने पास रखो, मैं तुमसे ले लूंगा। अब ये क्या बन गया इसका? रखवाला, वेली। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन किसके पास है? एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? जब आप एक्चुअली सबमिट कर देते हो। तो किसी तरह से इस तरह जैसे बेली बन गया, तो अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, मतलब एक तरह से हमने डिलीवर कर चुके हैं किसको? बी को, लेकिन उसने हमारे पास रखी है वो एज ए कस्टडी में, केयर के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? बट अनदर इंस्टेंस ऑफ, अगली लाइन लिखो, अनदर इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक ही पेज में होगा, ज्यादा इसमें यही लिखवाने वाला, बाद में नहीं कुछ भी लिखने वाला। Another instance of constructive delivery is provided under section 36 clause 3. ठीक है, ये बोलता है कि जब कोई एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समटाइम क्या होता है, मान लो सपोज ए और बी ने आपस में सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो गुड्स है,
वो एट द टाइम जब सेल हो किसकी पोजीशन में है, वो सी की पोजीशन में, गुड्स इनकी पोजीशन में नहीं है। ए सेलर है, बी क्या है, बायर। अब ए कॉल करके बी को, सी को कॉल करता है कि तुम्हारे पास जो पोजीशन में मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करते उनको सेल करते, तुमने बी को डिलीवर करना। किसको करना है, बी को डिलीवर करना। दैट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिलीवरी नहीं हुई है, किसने, सी ने थर्ड पर्सन से हमने डिलीवरी लेनी है। जनरली पहला राइट किसका होता है डिलीवर करने का, ए का। ड्यूटी किसकी है, ए की, जो सेलर होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। 31 बोलते हैं उसकी ड्यूटी है, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन ए के पास खुद प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट किसके पास है, सी के पास। एग्रीमेंट किसके बीच हुआ, ए और बी के बीच। अब जो प्रॉपर्टी डिलीवर करेगा वो कौन करेगा, सी करेगा, थर्ड पर्सन। तो अगर थर्ड पर्सन ने एडमिट कर दिया यस मैं डिलीवर कर दूंगा, एक्नॉलेज कर दिया, तब वो डिलीवर होगा, अदरवाइज वो डिलीवरी नहीं होगी। उसने एक्नॉल, अब ए ने सी को कॉल किया कि मैंने तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट कर दिया, तुमने उसमें से 2 आर्टिकल बी को देने। उसने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। जैसे ही उसने बोला ठीक है दे दूंगा, वैसे ही डिलीवरी मानी जाएगी, बी को डिलीवरी हो गई है। लेकिन एक्चुअल तो नहीं हुई, एक्चुअल तो नहीं, तो क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी माना जाएगा। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब एक बार फिर एक्ट का सेक्शन देखो, फिर समझ आएगा आपको। देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, कुछ ऐसा एक्ट करके विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। मतलब जो पार्टी एग्री वो ऐसा उसको ट्रीट करे क्या, कि मुझे डिलीवर कर दी है प्रॉपर्टी। और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ बायर, मतलब ऐसा कुछ काम करके जिससे पोजीशन उसकी बायर की पोजीशन में आ जाए। और ऑफ एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, या कोई ऐसा पर्सन जिसने होल्ड कर रखी है किसके बिहाफ में, उस बायर के बिहाफ में, जैसे थर्ड पर्सन के डिलीवरी एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आ गया। देन नाउ नेक्स्ट इज 34, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। ये बोलता है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। देखो, अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल। इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी, इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी का मतलब है कंटिन्यू। कई बार क्या होता है, मान लो सपोज हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया 100 सीमेंट के बैग का। ठीक है, कितना का कॉन्ट्रैक्ट है, 100 सीमेंट बैग। अब उसमें से क्या होल कितना है, 100 है। अब हमें इन प्रोग्रेस, अब पहले उन्होंने 15 भेजे, फिर 15 भेजे, उसके बाद फिर 50 सेंड किए, तो ये चल रहा है इन प्रोग्रेस ऑफ कॉन्टिन्यू, तो वो डिलीवरी माने। होल हैज द इफेक्ट, सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज अ डिलीवरी ऑफ द होल। तो जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे एक आया 2 आया, तो होल के लिए माना जाएगा। लेकिन बट सेकेंड पार्ट बोलता है, बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स विद एन इंटेंशन, विद एन इंटेंशन, अगर उनकी इंटेंशन है कि जो होल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे हमने सेपरेट करना ही है। होल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 100 का, तो आपने उसमें पार्ट सेपरेट कर लिया, मतलब ये पार्ट सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ रिमाइंडर। जैसे हमने पहले 100 का कॉन्ट्रैक्ट किया था, इन प्रोसेस हमें डिलीवरी आ रही है टाइम टू टाइम। उन्होंने बोला कि हम आपको 100 करेंगे बट एक साथ डिलीवर नहीं करेंगे, हम मतलब महीने में आपको, 1 महीने में आपको पूरे 100 बैग पहुंचाएंगे, लेकिन 10 दिन के अंतराल में, 10 दिन में हम आपका, जैसे 25 के कर लिया या 30 कर लिया वट, तो इन प्रोसेस ऑफ द होल, तब तो होल माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो उन्होंने क्या किया, इस होल को डिवाइड कर दिया, इंटेंशन, इंटेंशन कैसे प्रूव होती है, फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। अब उसने क्या किया, डिलीवर सिर्फ 50 किए, बाकी को डिलीवर नहीं कर रहा, जो रिमाइंडर बचे उनके रिगार्डिंग डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। जो रिमाइंडर कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, होल कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट तो 100 का था, कल दिन तो वो आ सकता है कि सर हमने तो 100 की डिलीवरी उसको दे दी थी, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे वो फिजिकल डिलीवरी हो। ठीक है, अब ये बोलता है कि अगर उसकी इंटेंशन है सेपरेटिंग, सेपरेट करना, सिवियर करना फ्रॉम द होल कॉन्ट्रैक्ट, उसको, किसको, और जो डिलीवरी उसने पार्ट डिलीवरी की, तो वो होल के रिगार्डिंग डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। जो सिर्फ उसी पार्ट के रिगार्डिंग, मान लो 50 है, 50 के लिए ही डिलीवरी मानी जाएगी। रेस्ट जो 50 उसके बाद रिमाइंडर जो 50 बैग बचे हुए थे, उसके लिए वो डिलीवरी कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, बायर को लॉस होगा।
अगर वो कोर्ट के अंदर ये प्रोविजन नहीं होता तो बायर को लॉस होगा। सेलर बोला मैंने तो डिलीवर कर दिए थे सारे, ठीक है, कि मेरे जो 50 डिलीवरी थी होल डिलीवरी मानी जाए। बोलते कोर्ट बोलता है नो, हम सेकंड पार्ट को रिलाई करेंगे। अगर आपकी इंटेंशन सेपरेट करने हैं उस डिलीवरी से जो होल कॉन्ट्रैक्ट था, तो हम उसी के रिगार्डिंग डिलीवरी मानेंगे जो आपने एक्चुअल में डिलीवर किए। इनको जो रिमाइंडर बचे हुए थे उनके अगेंस्ट वो डिलीवरी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तब उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी होगा। अगर एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, द सेलर गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देन अनटिल द बायर अप्लाइज टू डिलीवरी। मतलब सेलर डिलीवर करने के लिए बाउंड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेशक हो गया, पर सेलर डिलीवर करने के लिए तब, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा, जब डिलीवर हो जाएगा तभी मैं पेमेंट करूंगा, अगर इस तरह का मेंशन, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा हम, जो टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और इम्प्लाई एक्सप्रेस भी हो सकता है। अब सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो डिलीवर करे, उसके घर में पहुंचा के दे। बायर को बोलना पड़ेगा कि सर मेरी डिलीवरी दे दो, मेरा प्रोडक्ट दे दो, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये किसकी ड्यूटी है? बायर की। बायर को उसको बोलना पड़ेगा, किसको? सेलर के लिए, कि तुम मेरे डिलीवर कर दो मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। आ गया यहां तक समझ? देन नेक्स्ट है सेक्शन 36, रूल एज टू डिलीवरी। अब डिलीवरी के क्या रूल है, किस तरह से डिलीवरी होगी? देखो यहाँ पे 4-5 पॉइंट है, जैसे प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सा माना जाएगा, टाइम ऑफ डिलीवरी, या डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देन वेदर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज। अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, goods sold are to be delivered at a place at which they are at the time of sale। कहां पे से देखो, पहला क्या होगा? पहला जो पॉइंट है वो है प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी की बात कर रहा है फर्स्ट क्लॉज। ये बोलता है प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सा, कहां पे करोगे? यहां पे लिखा है देखो, गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। जब सेल किया जिस प्लेस पे, उसी प्लेस पे डिलीवरी होगी। And goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of agreement to sale। agreement to sale किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर एग्रीमेंट की। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, एक होता है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब इमीडिएट आप सेल कर रहे हो आपको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है। एक होता है एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल यूज नहीं हुआ, यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल यूज हुआ है। और सेक्शन 54 टीपीएम में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल यूज हुआ है, ठीक है, जो दोनों डील विद फ्यूचर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये होता है जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ या जिस जगह पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ, उस जगह पे डिलीवरी होगी। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी कहां होगी? जिस जगह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ या जिस जगह पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ। इफ नॉट देन द एग्जिस्टेंस एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस। ये बोलता है अगर प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पे क्या, मेरी फैक्ट्री उन्ना में है, ठीक है, वहां पे मेरी फैक्ट्री है, मान लो सपोज किसी भी प्रोडक्ट की, हमने एग्रीमेंट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है नहीं, तो फिर कहां पे होगा? जहां पे वो मैन्युफैक्चर होगा वहां पे डिलीवर करना पड़ेगा, किसको? बायर के लिए, ठीक है। बट फिर भी बता रहा हूं कि ये डिपेंड करेगा ईच एंड एवरी केसेस के फैक्टर सर्कमस्टांस, हर एक केस के फैक्टर सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक जैसा फॉर्मूला आप सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। समझ आ गया ये यहां तक? ठीक है। देन सेकेंड थिंग, सेकेंड बोलता है टाइम, सेकेंड बोलता है टाइम ऑफ डिलीवरी से जो सेकेंड क्लॉज है, टाइम ऑफ डिलीवरी, आप छोटा छोटा करके बेरेक्ट में भी लिख सकते हो या फिर नोटबुक में कहीं भी लिख सकते हो। टाइम ऑफ डिलीवरी, पहले तो प्लेस ऑफ डिलीवरी, फिर भी मैं बता रहा हूं प्लेस ऑफ डिलीवरी डिपेंड करेगा फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा ये। इसमें लिख लो, कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि हर एक केस के फैक्ट अलग अलग होंगे।
टर्म कंडीशन अलग होगी, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर अलग होगा, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। वेयर कई बार क्या होता है, एजेंट आते हैं, एजेंट आते हैं, एजेंट आते हैं। आजकल कार का जो है एजेंट घर पे पहुंच जाते हैं। पहले तो हम खुद जाते थे कार शोरूम लेने, जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी भी घर में आ जाएगी। ठीक है, सारा फॉर्मेलिटी वही करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट इतनी होगी, मार्केट में कंपटीशन इतना हो गया कि अब सर्विस देना है। ठीक है, तो अब कार ले, आपने मान लो स्कॉर्पियो लेनी है, तो महिंद्रा वाले आपके घर पहुंच जाएंगे, कार भी आपके घर पहुंच जाएगी। एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, घर पे हुआ, जो भी आपका घर है, प्लेस है। ठीक है, अब उसने बोला कि, आपने बोला नहीं डिलीवरी तो हम वही चेक करके लेंगे वहां पे। ठीक है, कई चीजें होती है जहां आपको खुद एग्जामिनेशन करने जाना होता है, उसके बाद डिलीवरी लेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फैक्ट ऑफ द केस पे डिपेंड कर। एक जैसा फॉर्मूला हम नहीं रख सकते कि प्लेस ऑफ डिलीवरी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ही होगा, ऐसा हम सभी केसेस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि कुछ केसेस में तो आपने सिलेक्ट करके लेना है। ठीक है, मान लो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पर्सन आता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 100 एप्पल बॉक्स। ठीक है, अब एप्पल बॉक्स है, ठीक है, मैंने 100 कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट मैंने बोला उसको पहले मुझे चेक करना, उसके बाद मैं डिलीवरी लूंगा। अब वो एप्पल बॉक्स है शिमला में, पहले मुझे शिमला जाना पड़ेगा, मुझे उस एप्पल बॉक्स को देखना, सड़े तो नहीं है, खराब तो नहीं है, साइज कैसा है, वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, या मैं बाई सैंपल ले रहा हूं उन चीजों को, मैं सारी चीजें देखने के बाद फिर डिलीवरी लूंगा। ठीक है, अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आप नॉर्मली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, आपको उसी टाइम डिलीवर हो गया, ये लो ये प्रोडक्ट डिलीवर है। दूसरा मैंने बताया, ये अगर कोई मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर उस प्लेस पे जहां पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, एट प्रेजेंट वो डिलीवरी यहाँ पे नहीं है। मान लो सपोज कार का ही ले लो, मान लो ऐसा नियम है कि आप कार शोरूम पे ही आपको डिलीवर होगी, सर कार तो शोरूम पे डिलीवर, फॉर्मेलिटी हमने पूरी कर दी, आप कल या परसों आ जाओ, डिलीवर आपको हम डिलीवरी दे देंगे। तो अब कहाँ जाना पड़ेगा आपको, शोरूम पे, क्योंकि चेक करने के बाद आप लोगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, टाइम ऑफ डिलीवरी, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू बायर, बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, द सेल इज बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम। देखो जनरली क्या होता है कि टाइम ऑफ सेल का, जो टाइम ऑफ डिलीवरी का जो टाइम है वो मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि कितने टाइम के अंदर मुझे डिलीवर करना। मान लो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मुझे 3 दिन के अंदर आपने डिलीवर करना है। ठीक है, अब 3 दिन के अंदर नहीं किया तो वो डिलीवरी नहीं माना, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा। लेकिन ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कितने टाइम के अंदर डिलीवर करना है, रीजनेबल टाइम। अब वो रीजनेबल टाइम ये नहीं कि आप 2 साल बाद कर रहे हो, रीजनेबल टाइम मतलब रीजनेबल टाइम। अब मान लो मैंने आप कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बनाना का। ठीक है, ए सेलर है, बी बायर है, बनाना फ्रूट है, ये फ्रूट, ये सब्जी मंडी में अपना सब मार्केट के अंदर सब्जी की शॉप है इसकी। ठीक है, ये वेजिटेबल वेंडर है। तो इन दैट केस अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने कॉल किया इसको कि ऐसा करो तुम मुझे मतलब 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, मान लो दाढ़ी मेला लगने वाला था, अब मेले में बनाना लगने थे, या फिर बनाना कब लगते हैं, मान लो शिवरात्रि है, ठीक है, शिव जी के मंदिर में बनाना चढ़ते हैं, तो इसने सोचा चलो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, इसने ऑर्डर कर दिया, तो तुम ऐसा करो 100 दर्जन, मतलब 100 दर्जन मुझे बनाना सेंड कर लो। ठीक है, और विद इन 2 डेज, कितना टाइम, विद इन 2 डेज, या फिर मान लो सपोज डेज, विद इन 2 डेज, तो विद इन 2 डेज ही उसको भेजना पड़ेगा, वो तो टाइम मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इन्होंने बोला बनाना भेज दो इतने, उसने बोला कि ठीक है, और उसने ये भी बता दिया कि वहां पे मेला चल रहा है 5 दिन का, तुम बनाना भेज दो, और शिव जी का मेला, टाइम मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने बनाना भेजे 20 दिन बाद, क्या वो रीजनेबल टाइम होगा इस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो रीजनेबल टाइम नहीं होगा। अब मान लो सपोज रीजनेबल टाइम में भेजे, बनाना एक ऐसी चीज है वो 2-4 दिन बाद खराब हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज है वो पेरिशेबल है, आपने सेंड कर दिया, उसको आने में ही 20 दिन लग गए, तो वो खत्म हो गया, रास्ते में जितने में बनाना उसके पास पहुंचे तो उसको सिर्फ बाहर के पील्स ही मिल रहे थे, अंदर का कुछ मिला ही नहीं उसमें। ठीक है, देन पेरिश हो गए, देन मतलब रीजनेबल टाइम का मतलब जो एक कॉमन रीजनेबल टाइम होगा, 1 डेज हो सकता है, 2 डेज हो सकता है, किसी केस में 1 मंथ भी हो सकता है,
किसी केस में 2 मंथ भी रीजनेबल हो सकता है, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है थर्ड क्लॉज। थर्ड क्लॉज टॉक्स अबाउट डिलीवरी बाय अचॉर्नमेंट, जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया, डिलीवरी बाय अचॉर्नमेंट, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यही है ना, वेयर गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हो रहा है किसी ऐसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी अभी ए और बी के पास, ए के पास नहीं है, वो किसकी पोजीशन में, सी की पोजीशन में। देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर टू बायर, वहां पे डिलीवरी नहीं मानी जाएगी बाय सेलर टू बायर अनलेस एंड अनटिल, जब तक सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। जब तक वो थर्ड पर्सन एडमिट ना कर दे कि हाँ मैं यस कर दे, अगर वो यस कर दिया उसने कि ठीक है, ए ने पूछा सी को कि तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है तुम उसको डिलीवर कर, ठीक है, उसने बोला हाँ ठीक है मैं डिलीवर कर दूंगा, उसने बोला यस, एडमिट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोले। जब तक वो थर्ड पर्सन एग्री नहीं करता है डिलीवर करने के लिए, तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ये किस केस में होगा, जहां पे प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन की पोजीशन में, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू, ट्रांसफर एनी डॉक्यूमेंट और टाइटल ऑफ गुड्स। हाँ, अगर गुड्स, अगर कोई उस डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये उसमें अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जो डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, ये गुड्स में ही अफेक्ट कर, जो पोजीशन ऑफ गुड्स है। Demand or a tender or delivery may be treated as ineffectual unless made by reasonable R. What is reasonable R in a question of? अब जो डिमांड, जब डिमांड कर रहे हो, जनरली क्या होता है, जो डिलीवरी की डिमांड कौन अप्लाई करेगा, बायर अप्लाई करेगा, एज पर द सेक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया, कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 35, ठीक है, 35 में ही बोला ना, कौन अप्लाई करेगा, आपका बायर अप्लाई करेगा। अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल किसी, ये भी डिपेंड करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे, रीजनेबल आर में होना चाहिए, और रीजनेबल आर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल कोई शॉप है, वो कब बंद होती है, सुबह 9 बजे ओपन होती है, शाम को 7 बजे बंद होती है। अब रात को 12 बजे आप आ रहे हो, सर मुझे डिलीवर कर दो, तो वो डिलीवरी नहीं, वहां पे डिलीवरी नहीं करेगा, कब करेगा, रीजनेबल आर में आपको डिमांड करना पड़ेगा, रीजनेबल आर में टेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो एक्सेस है, जो मतलब आपका इन ऑर्डिनरी टाइम, ऑर्डिनरी टाइम में, इन ऑर्डिनरी टाइम में आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऑर्डिनरी जो बिजनेस टाइम होता है उसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, ठीक है। देन अनलेस अदरवाइज एग्रीड द एक्सपेंसेस एंड incidental to putting the goods into deliverable state shall be borne by the seller। ये एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, फोर्थ क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी कौन पे करेगा, जो डिलीवरी में खर्चा आएगा। अदरवाइज, या तो अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, पहले ही मेंशन किया कि बायर देखो भाई मैं तो सेल कर रहा हूं आपको, लेकिन उठाने ले जाने, अपलोडिंग अनलोडिंग का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, तो कौन बोन, किसके ऊपर कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। ये भी प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ना, प्रीलिम्स में हो सकता है। देन आ गया समझ 36। देन नेक्स्ट इज 37, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब देखो कई बार क्या होता है, यहां पे हम 3 चीजें देखेंगे, एक शॉर्ट डिलीवरी, या फिर एक्सेस डिलीवरी, या डिलीवरी ऑफ मिक्स गुड्स, डिलीवरी ऑफ मिक्स गुड्स, ठीक है। रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब है, मान लो सपोज मैंने ऑर्डर किया था 100 केजी अनियन या 100 केजी एप्पल, ठीक है, उसने मुझे भेजे सिर्फ 80 केजी, तो बायर के पास क्या ऑप्शन रहेगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगा या होल रिजेक्ट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, मान लो मैंने ऑर्डर किया था कि 100 टोमेटो चाहिए केजी, ठीक है, उसने मुझे भेजे 120 केजी एक्स्ट्रा, एक्सेस। अब मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं, बायर बायर के पास ऑप्शन रहेगा कि वो रिजेक्ट कर सकता है कि एक्सेप्ट करेगा, उन जो बाकी एक्स्ट्रा है उसका क्या होगा, ठीक है, उसका चार्ज देना पड़ेगा उसको कि नहीं देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। और
या फिर मान लो मैंने ऑर्डर किया था टोमेटो का, मान लो अनियन का, उसमें 100 kg का, उसने क्या किया, 80 kg अनियन दे दिया, लेकिन 20 साथ में उसने पोटैटो डाल दिए। उसने तो 100 कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन उसमें क्या मिक्स कर दिया गुड्स। डिस्क्रिप्शन क्या दिया था, 100 kg अनियन, उसने क्या दे दिया, 20 उसमें साथ में पोटैटो पे दे दिया और 80 उसने अनियन दे दिया। ये सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला देखना, पहला क्लॉज बोलता है शॉर्ट डिलीवरी। पहला बोलता है शॉर्ट डिलीवरी। देखो जो ये शॉर्ट वर्ड लिखवा रहा है ना, एक एक वर्ड, इससे ही समझ आ जाएगा पूरा सेक्शन आपको। वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर, जहां पे सेलर ने बायर को डिलीवर किया क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन द कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। लेस देन कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था, 100 अनियन का, उसने कितना दे दिया, 80। द बायर मे रिजेक्ट देम, और बायर क्या कर सकता है, रिजेक्ट देम, बट इट द बायर एक्सेप्ट, इफ द बायर एक्सेप्ट गुड्स टू डिलीवर, ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। उसके लिए वो पे एक्सेस पे नहीं करेगा जितना उसने उसको। अगर दो ऑप्शन है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कि 80 kg वापस ले जाओ, उसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसने एक्सेप्ट किए, जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग उसको परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक्सेस, एक्सेस डिलीवरी। एक्सेस डिलीवरी आपका सेकेंड वाले एग्जांपल में, वेयर द सेलर डिलीवर टू द बायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू से। लार्जर देन मतलब ज्यादा सेंड कर दी। द बायर मेक एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। बायर मे एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कितना क्या हुआ था, 100 का, 100 kg, वो तो एक्सेप्ट करेगा, एंड रिजेक्ट द रेस्ट। जो 20 kg एक्स्ट्रा भेजे थे उनको वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ही मे रिजेक्ट द होल, या वो टोटल पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रिजेक्ट कर देगा। देखो दो ऑप्शन है, सॉरी, पहला कि वो जितने का कॉन्ट्रैक्ट होता 100 kg अनियन का, उनको एक्सेप्ट कर ले, जो एक्स्ट्रा 20 भेजे थे उनको वो रिजेक्ट कर दे, या फिर वो होल कॉन्ट्रैक्ट को, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही रिजेक्ट कर सकता है। इफ द वायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड सो डिलीवर, ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट। या फिर वो पूरे के पूरे एक्सेप्ट कर ले, 120 के 20 kg को एक्सेप्ट कर ले। अगर उसने 120 kg एक्सेप्ट किया तो उसको एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अब वो ये नहीं बोल सकता कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 100 का हुआ था, ठीक है, मैं 100 के ही पैसे दूंगा भाई, ठीक है, और उसने 20, उसको 20 के भी देने पड़ेंगे। अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया पूरे के पूरे 120 kg, 20 के भी देने पड़ेंगे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रेट। कैसे देने पड़ेंगे, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रेट। कॉन्ट्रैक्ट में मान लो उसका कंसिडरेशन अमाउंट 5000 था 100 का, अब 20 का और इंक्लूड कर दो उसमें, तो उसको एक्स्ट्रा 20 के भी चार्जेस देने पड़ेंगे अगर उसने होल एक्सेप्ट कर लिया तो। तीन ऑप्शन हो गया, देखो फिर से समझा रहा हूं, तीन ऑप्शन है। या तो पहले वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रिजेक्ट कर ले, पहला ऑप्शन, या दूसरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर ले, पूरी क्वांटिटी रिजेक्ट कर दे, ये दूसरा पूरी क्वांटिटी एक्सेप्ट कर ले, जो एक्सेस भी आई उसको भी एक्सेप्ट करे। तीसरा ऑप्शन, या तो उतना ही एक्सेप्ट करे जितना कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, और जो एक्स्ट्रा आया एक्सेस है उसको रिजेक्ट कर, ठीक है। तीन ऑप्शन हो गए, ठीक है, और पेमेंट उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर तो उसने उतना ही एक्सेप्ट किया जितना कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रेट देना पड़ेगा, 20 को वापस कर ले, 20 kg, ठीक है। या फिर वो अगर उसने पूरा होल 120 kg एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर उसको उस एक्स्ट्रा 20 के भी पे करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, मिक्सर। थर्ड बोलता है मिक्स, डिलीवरी ऑफ मिक्स गुड्स, डिलीवरी ऑफ मिक्स गुड्स, ये तीसरा बोलता है आपको। Where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with goods of different description। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन भेजा था कि मुझे 100 kg अनियन चाहिए था, अब डिस्क्रिप्शन क्या था, 100 kg अनियन, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। द बायर मे एक्सेप्ट द गुड्स which are in accordance with the contract and reject the rest or may reject the whole। यहाँ पे या तो वो
एक्सेप्ट करे जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, मान लो मैंने बोला मुझे रॉयल एप्पल चाहिए, क्या चाहिए, रॉयल एप्पल चाहिए 100 बॉक्स। एप्पल में वैरायटी होती है, रॉयल हो गया, गोल्डन हो गया, और रॉयल हो गया रेड, जिसमें रेड कलर का सेब हो, गोल्डन ग्रीन कलर का एप्पल होता है। ठीक है, अब मैंने मुझे चाहिए था रॉयल के 100 बॉक्स, कितने बॉक्स चाहिए थे, 100 बॉक्सेस। ठीक है, अब सेलर ने मुझे सेंड कर दिए 80 बॉक्स रॉयल और 20 बॉक्स गोल्डन, अब मिक्स कर दिया ना उसने। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर, सारी की सारी गुड्स मैं वापस कर दूं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग तो डिलीवर नहीं किया, या फिर मैं इनको एक्सेप्ट करूं, इनको रिजेक्ट करूं। मतलब 80 बॉक्स को एक्सेप्ट कर लूं, अकॉर्डिंग टू रेट मैं उसके उतने पैसे दूंगा उसको एज पर कॉन्ट्रैक्ट रेट, या फिर 20 को मैं रिजेक्ट कर। दो ऑप्शन, जहां पे मिक्स गुड्स होगा। ठीक है, जहां पे एक्सेस होगा वहां पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे, क्लॉज 2 में 3 ऑप्शन और क्लॉज 3 में 2 ऑप्शन। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी यूजेस स्टेट स्पेशल एग्रीमेंट कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। बोलते हैं अगर पार्टी के अंदर जैसे बिजनेस अपना यूजेस चलता है, कस्टम चलता है, वो सब्जेक्ट रहेगा रहेगा। अगर कहीं बिजनेस है कि यही प्रोसेस होता है हमारा बिजनेस करने का, जैसे होता है ना कोई को हमारा कस्टम ही है, जैसे हम मान लो पेमेंट लेते चेक के थ्रू ही लेते, हम इम्प्लाइडली भी वो पता ही होता है कि ये जो कंपनी है चेक के थ्रू ही पेमेंट लेती है। या जैसे मान लो मैं एडमिशन लेता हूँ, मैं चेक नहीं लेता हूँ, पता है कि मैं चेक नहीं लूंगा कभी किसी से, या तो कैश दो या ट्रांजेक्शन करो। ठीक है, तो मतलब ये अब ऐसा लिखा नहीं है वहां पे, लिखा नहीं होगा कई कंडीशन, लेकिन इम्प्लाइडली होता है, सबको पता होता है कि सर चेक नहीं लेंगे, सर या तो बेशक लेट दे दो बट मतलब आपका कैश और। ठीक है, तो वो यूजेज होता है किसी भी बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग ही अगर किसी बिजनेस का यूजेज है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। देन इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, सेक्शन 38 टॉक्स अबाउट इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट शब्द से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इंस्टॉलमेंट मतलब पार्ट में हमने डिलीवरी करना है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। देखो अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड है तो हम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तब हम सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग देखेंगे। द बायर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी देयर बाय इंस्टॉलमेंट। ये क्या बोल रहा है कि बायर कभी भी एक्सेप्ट, जनरल रूल क्या है, बायर के पास, बायर की ड्यूटी नहीं है कि इंस्टॉलमेंट को एक्सेप्ट करे, पूरा का पूरा डिलीवर करो एक साथ। ठीक है, पार्ट में डिलीवरी नहीं होगी। तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, फर्स्ट क्लॉज क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। मान लो मैंने 100 बॉक्स एप्पल का किया, वो मुझे 10 आज भेज रहा है, 10 परसों भेज रहा है, मुझे क्या है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक साथ डिलीवरी करो 100 के अंदर। हो सकता है मैंने 10 ले लिया, 10 के बाद वो गायब हो गया, गोवा घूमने चला गया। ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे करते हैं ना, बाद में पैसे ले लेते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, बाद में पकड़े नहीं जाते हैं, फिर पीओ डिक्लेयर हो जाएंगे और लोगों को चेक डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, बेचारे लोग कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। ठीक है, समझ लो। तो देन where there is a contract for sale of goods to be delivered by stated installment which are to be separately paid for and the seller makes no delivery या defective delivery, उसने डिलीवरी नहीं किया, अगर आपने इंस्टॉलमेंट में है, सेपरेटली बना है, किसी इंस्टॉलमेंट आपने पे करना, तो एंड सेलर मेक्स नो डिलीवरी, सेलर ने कोई डिलीवरी नहीं की, या डिफेक्टिव डिलीवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट, या एक दो इंस्टॉलमेंट में डिफेक्टिव डिलीवरी की, द बायर neglect or refuse to take delivery or pay for one or more installment, it is question in each case depending, फिर से वही डिपेंड करेगा केस टू केस, depending on the term of the contract and the circumstance of the case, whether the breach of the contract is reputed, whether breach of contract, क्या वो breach of contract माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक है, of the whole contract or whether it is severable breach of giving raise to claim the compensation but not to right to treat whole contract is reputed, but not to a right to treat the whole contract is reputed। देखो आप यहाँ पे डैमेजेस क्लेम वगैरह कर सकते हो। समटाइम क्या होता है कि मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, पहला क्लॉज तो बोलता है कि बाउंड नहीं, बायर एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, किसमें, इंस्टॉलमेंट। सेकंड बोलता है मान लो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इंस्टॉलमेंट में पे करना है,
मान लो डिसाइड 100, अगर 100 kg अनियन, उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें 10-10 किलो, मेरे पास एक साथ नहीं है, 10-10 kg मैं आपको दे दूंगा। अब एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो जनरली बायर नॉट बाउंड, पहला बायर नॉट बाउंड, लेकिन मान लो फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है अपना म्यूचुअल है 10-10 kg। तो अब 10-10 kg यहाँ पे क्या होगा, वो पांच बार, मतलब 5 डिलीवरी, सॉरी 10 डिलीवरी होगी। कितनी डिलीवरी होगी, 10 डिलीवरी। तो मान लो अगर वो 5 डिलीवरी कर देता है, 6 डिलीवरी नहीं करता है, तो बोला हर 5वें दिन में आपको 10 kg अनियन सेंड करूंगा। अब उसने कितने कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था, कितने इंस्टॉलमेंट का, 10 इंस्टॉलमेंट। अब उसने 6 डिलीवरी पे क्या किया, उसने डिलीवरी नहीं की, 6 पे ब्रीच कर गया। अब देखो क्या वो ब्रीच जो सिचुएशन है, अब वो डिपेंड करेगा, अब इस सिचुएशन किस पे डिपेंड करेगी, क्या वो होल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यही बोलता है कि ये किस पे डिलीवर करेगा, आपका डिपेंड करेगा केस पे, फैक्ट पे। बट जो राइट टू, बट नॉट राइट टू रेपुडिएट, अब राइट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का राइट नहीं होगा। यस यू कैन क्लेम कॉम्पनसेशन, अब कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा क्लेम कर देगा। लास्ट लाइन लिखे बट नॉट राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अब 6 नहीं किया, वो 7 कर रहा है, या उसने डिलीवरी नहीं किया या डिफेक्टिव डिलीवरी कर दी। या मान लो डिलीवरी, सेकंड लाइन देखो, फर्स्ट है सेकंड, या डिलीवरी फेल हो गया या डिफेक्टिव डिलीवरी की उसने, जो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी थी। ठीक है, तो देन 7 के बाद 7 डिलीवरी उसने कर दी, 5th डिलीवरी। अब जो डिफेक्टिव है उसके रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन ले लो एक्सेट्रा, या डिलीवर नहीं किया, लेकिन होल कॉन्ट्रैक्ट यहां रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्या होगा, होल कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता वो पर्सन। समझ रहे इस बात को, फिर से समझो, करेक्ट देखो, 2-3 लाइनें पढ़ूंगा। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय स्टेट इंस्टॉलमेंट, उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमने डिलीवरी कैसे करनी है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू करनी, आर टू सेपरेटली पेड फॉर, और उसके लिए क्या बोला कि मैं सेपरेटली पेड करूंगा, सॉरी ये मैंने बताया सेपरेटली पेड करेंगे। मान लो 10-10 डिलीवरी करना है, होल्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना का है, 100 का, 100 kg। उन्होंने बोला कि 1 kg 10 रुपए का, 1 kg 10 रुपीज का है। अब 10 kg एक डिलीवरी में कितना करना है, 10 kg, तो कितने बने, 100 रुपीज। अब पहली डिलीवरी आई, 100 रुपीज दे दिया। सेकंड डिलीवरी आई, होल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 100 kg का, सेकंड डिलीवरी आई 100, थर्ड डिलीवरी 100, 6 डिलीवरी उसमें मिस कर गया, उसके 100 नहीं मिलेंगे उसको। समझ गए, और 7 डिलीवरी आ गई, उसके 100 रुपीज देने, 8 डिलीवरी उसके लास्ट में देखो। अब ये डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा। हम एक सेम जैकेट जो स्टेट जैकेट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। द होल वेदर इट इज फेवरेबल ब्रीच गिविंग रेज टू क्लेम द कॉम्पनसेशन, ये या तो होल कॉन्ट्रैक्ट आपने जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट नॉट टू और राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएटेड, क्योंकि होल कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं हो सकता है। कुछ तो डिलीवरी हुई है आपको, कुछ तो डिलीवरी की है उसने। ठीक है, बेशक उसने बीच में एक डिलीवरी मिस की या डिफेक्टिव डिलीवरी है, उसका आप कॉम्पनसेशन ले लो अगर कोई लॉस हुआ है तो, अगर नहीं हुआ तो वो डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रेपुडिएट नहीं होगा, ये राइट नहीं है उसके पास। द नेक्स्ट इज सेक्शन 39, डिलीवरी टू कैरियर और वर्फिंगर। वर्फिंगर क्या होता है, आइडिया है किसी को, डिलीवरी टू कैरियर or Werfling, where in pursuance of contract of sale, the seller is authorized or request to sell the goods. Seller is authorized or request to sell goods. देखो वर्फिंग, पहले इसको वर्फिंगर बता देता हूं, ये क्या होता है। जब सी के थ्रू आप डिलीवर करते हो, जब सी शिप के थ्रू आप डिलीवर करते हो कोई चीजें, तो वह जो सी होता है ना, जैसे सी में जाने के लिए क्या होता है, ये ऐसा बना होता है, कुछ बना होता है ऐसे, पानी के ऊपर ऐसा बना होता है, ये आपका लैंड है ना, इधर से ऐसा बना होता है कुछ, इसके ऊपर डिलीवरी जाएगी ना, इधर शिप खड़े होंगे। अब ऐसे थोड़ी होता है इधर खड़े होंगे वो, उसके जाने के लिए कोई रास्ता होता है, समझ रहे हो, लकड़ी का बना होता है, वुडन का बना होता है ये। ठीक है, ये वाला, इसका एक मालिक होता है। इसका कौन होता है,
मालिक होता है, वो चार्ज लेगा वहां से, आपके लैंड से उस जहाज तक पहुंचाने के लिए चार्ज लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर फिंगर, ठीक है, बोलते हैं वर फिंगर। सी में, शिप में वुडन का बना होता है और इसका ऑनर होता है, तो उसको बोलेंगे वर फिंगर। वो आपसे चार्ज लेगा, वहां पे चार्ज लगता है, क्योंकि आपने शिप तक पहुंचाना है। और शिप ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल समंदर के बिल्कुल किनारे थोड़ी आता है शिप, तो आगे तक पहुंचाना होगा आपको, क्योंकि जब किनारे पे आएगा वहां पानी कम होता है, इसलिए वो, इसलिए क्या बना होता है, ये एक रास्ता, वे बना होता है शिप तक जाने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्फ। इस तरह से बना होगा, ऐसा साइन होता है ना, ऐसे, ऐसे, ऐसा साइन होता है बना हुआ, ऐसे। ये वुडन का होता है, बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए रख लो यार। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जो ये माना जाएगा, डीम्ड माना जाएगा कि बायर को डिलीवर हो, जैसे ही आपने वार फिंगर पे डाल दिए, जैसे इस वर्ड फिंगर को हैंड ओवर कर दिए, मान लो मैंने शिप के थ्रू भेजना है, अब ए आया, इसने इसको दे दिए, यहाँ पे बी है, वी इस वर्ड फिंगर का मालिक है, आपने ए ने किसको दिए, बी को, लेकिन डिलीवरी किसको करनी है, सी को। बायर एक्चुअल में कौन है, सी है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ, ए और सी के बीच, बी क्या है, वर्ड फिंगर, ठीक है। तो वर्ड फिंगर जो है, अब जैसे ही हमने उसको हैंड ओवर किए तो माना जाएगा डिलीवरी हो गई, किसको, सी को। बट आगे देखो, where in pursuance of contract of sale, the seller is authorized or requested to send the goods, authorized or requested to send the goods to the buyer, delivery of goods to carrier, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer, or delivery to goods to Warfinger for safe custody, is prima facie deemed to delivery to goods to the buyer। क्या माना जाएगा वो, कि वो डिलीवरी किसको हो चुकी है, बायर को, प्राइमा फेसाई। लेकिन देर आर सर्टेन ड्यूटीज अपॉन द सेलर, जब वो हैंडओवर करता है, उसकी कुछ ड्यूटी है। जब भी हम सेलर के थ्रू, शिप के थ्रू, जब समंदर के थ्रू मतलब हम कुछ भेजते हैं, तो हमारी ड्यूटी हम इंश्योर करवा ले उनको। मान लो रास्ते में पानी भर गया, सारी गुड्स क्या होगी, डैमेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है, वो अपना यूएसए के, तो यूएसए में क्या होता है कि उसको वहां पे दिखा कि इंडिया में बहुत सारी महंगे ज्वेलरीज है, बहुत सारी महंगी पर्स है, साड़ी महंगी है, ड्रेस महंगे है, वहां उसको सस्ता लग रहा था, उसने वहां से लेके लिए बहुत सारे। कि दिल्ली में तो चांदनी चौक में महंगा ही मिलेगा, या कहीं नॉर्थ प्लेस पे, उसने लिया, उसने वहां से भेज दिया, वो कैसे, शिप के थ्रू, शिप के थ्रू वापस भेजा, ठीक है। अब खुद वो आ रही है बाय एयरप्लेन, उसने शिप वेयर फिंगर को दे दिया और हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। पहले तो 2 महीने बाद पहुंचे वो लेडी 2 महीने तक वेट करती रही, मेरी चीजें नहीं आई। और जब आई, वो पानी से बिल्कुल खराब हो चुकी थी, कुछ में मतलब वो फंगस लग चुका था प्रोडक्ट के अंदर ही, ठीक है, तो वो सारी डैमेज हो गई, ठीक है। और खासकर ऐसी चीजें जो वो भी लेडी से रिलेटेड है, खराब हो जाए तो कितना दुख होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इंश्योर्ड करवा दो उसको उसी टाइम। आजकल गुड्स की इंश्योरेंस बन जाती है, देयर एंड देन बन जाएगी। तो देन देखो, 3 तरह से डिलीवरी यहां पे कर सकते हैं। जो सेकंड क्लॉज बोलते हैं, अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज बाय बायर, द सेलर शैल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द कैरियर। सेलर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, कैरियर के साथ, जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं, और वेरफिंगर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, किसके बिहाफ में, बायर के बिहाफ में, एज मे बी रिस्पॉन्सिबल, वो रीजनेबल, have regard to nature of goods and the other circumstances of the case, if the seller omit to do so, अगर सेलर ये काम नहीं करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, एंड गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट while in custody of the werefinger, the buyer may decline to treat the delivery to the carrier, or werefinger as delivery of himself may hold the seller responsible for the damage। तो देखो, बायर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, सॉरी सेलर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जब वो कैरियर को हैंड ओवर करेगा। उसको बताना पड़ेगा कि इस गुड्स के प्रॉपर केयर के साथ ले जाओ, ठीक है, इसमें टूटने वाली चीजें, उसको पूरा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि इस बायर को ये चीज डिलीवर करनी है, मतलब सारा चीजें। या तो इंश्योरेंस करवा दो, ठीक है, जैसे थर्ड क्लॉज में आ जाएगा। अगर ये ओमिट करता है सेलर, जैसे होगा ना, सेलर लाया चीज और ये लो बायर फिंगर को दे दे, उसको कुछ नहीं बताया, और वायर फिंगर ने आगे डैमेज होगी, कुछ होगा, तो वायर फिंगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और अगर डैमेज चीज, डैमेज जो गुड्स रिसीव हुई, किसको, बायर को,
बायर डिलीवरी लेने से रिफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, अगर उसने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया किसको, कैरियर को, जो कैरियर कंपनी होगी या फिर जो वायर फिंगर होगा उसको, वायर फिंगर होगा उसको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया किसने, सेलर ने, तब तो वो लाइबल नहीं होगा। हाँ, अगर उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, कई बार क्या होता है, देखो आपने जब भी कभी कोई प्रोडक्ट होता है, हैंडल विथ केयर, ठीक है, लिखा होता है, या क्या होता है, हाँ जो भी लिखा होता है, तो वो टूटने वाली चीजें होती है उसके अंदर। तो जो अपलोड अनलोड और अपलोड कर लोड और अनलोड करने वाला होता है, वो भी देखता है कि नहीं, वो आराम से निकालता है चीजों को। ठीक है, तो देन इन दैट केस क्या होगा, वो किसकी ड्यूटी बनती है, सेलर की ड्यूटी, तभी वो डीम्ड डिलीवरी मानी जाएगी क्लॉज 1 में। अदरवाइज तो क्या, डिलीवरी लेने से, डीम्ड डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई, फिक्शियस डिलीवरी। ठीक है, थर्ड क्लॉज देखो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये तो पहले वाले क्लॉज में भी है। हाँ, अगर एग्रीमेंट में कुछ मेंशन है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। वेयर गुड्स आर सेंट बाय सेलर टू बायर बाय रूट हैविंग सी transit in circumstances in which it is usual to ensure, the seller shall give such notice to the buyer as may enable him to ensure them during their sea transit, and if the seller fail to do, the goods shall be deemed to be at risk during such sea transit। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर रूट है, कोई सी का रूट है, उसमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योर्ड करवाना पड़ेगा, और ये नोटिस बायर को बताना पड़ेगा कि तुम्हारी गुड्स है वो इंश्योर्ड है, आ रही है। ठीक है, अगर वो इंश्योर नहीं करता है, तो इसको, ये बात किसको नहीं बताता है, बायर को और इंश्योर, तब वो एट रिस्क ऑफ द सेलर ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस। Risk where goods are delivered at distant place, where the seller of goods agree to deliver them at his own risk at the place other than that where they are when sold, the buyer shall nevertheless, unless otherwise agree, take any risk of deterioration in the goods necessarily incident to course of transit। तो ये क्या बोलता है, एक्सेप्ट, देखो जनरली क्या होता है कि या तो एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट बायर नॉट टू एक्सेप्ट गुड्स, एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट कर दिया, रिक्वेस्ट बायर टू एग्जामिन, या फिर आप एग्जामिन कर लो, सॉरी वो 41 में। रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर एट डिस्टेंट प्लेस, मतलब आपका वेयर द सेलर ऑफ गुड्स एग्री टू डिलीवर देम एट द ऑन रिस्क, अपने रिस्क पे, ठीक है, कि आपको डिलीवर करना प्लेस अदर देन, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोल्ड हुआ, उस जगह नहीं, दूसरी जगह पे डिलीवर करना है, दूसरे प्लेस पे। ठीक है, वेयर अदर देन वेयर दे आर व्हेन सोल्ड, जहां पे जब एग्रीमेंट हुआ सोल्ड था, मान लो सोल्ड शीला चौक में, शीला चौक में डिलीवर जनरली क्या होता है, प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सा होगा, डिलीवरी का रूल क्या है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना वहां पे डिलीवर होगा। अब ये बोलता है कि दूसरी जगह पे डिलीवर करो। ठीक है, तो बायर शेल नेवरथलेस अनलेस अदरवाइज एग्री टेक एनी रिस्क ऑफ डिटोरेशन ऑफ गुड्स नेसेसरी इंसिडेंट टू कोर्स ऑफ ट्रांजिट। बोलता है जब तक बायर एग्री नहीं होता है कि मैं उसको, जनरली क्या होता है, कई बार होता है बायर बोलता है कि आप ही यहां तक डिलीवर करके दो। ठीक है, अगर ऐसा एग्रीमेंट में हुआ हो, अगर एग्रीमेंट में ऐसा हुआ कि सेलर को डिलीवर करना पड़ेगा, देखो डिलीवरी आपकी दो तीन तरह से हो सकती है, फ्री ऑन बोर्ड, कि बोर्ड तक, जहां से बोर्ड का मतलब है सेलर का रिस्क कहां तक रहेगा, जब तक मान लो बस के थ्रू, बोर्डिंग मतलब बस के थ्रू दे भेजना है, सेलर का शॉप से लेकर बस तक किसका रिस्क रहेगा, सेलर का। जैसे बोर्डिंग कर दिया, किसका रिस्क रहेगा, बायर का। एक ऐसे डिलीवरी होती है। एक होता है विद इंश्योरेंस, प्राइड और कॉस्ट एक्सेट्रा, सब कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा, और उसके डोर स्टेप तक छोड़ के देगा, किसके, बायर के। जैसे हमारे तक कोई हम चीज ऑर्डर करते हैं, तो हमारा रास्ते में डैमेज हो जाए, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ट्रांजिट कर रहा है, सेलर की, जो अमेजोन है वो पहुंचा के देगा। ठीक है, जैसे डोर तक, डोर के बाद अगर डैमेज हो जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच जाए, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तभी तो वीडियो बनाते हैं ना, पहले ये डैमेज होके आई है, और आपको पता होगा कि जो, जब भी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता है, जो सेलर होता है वो पहले उसकी वीडियो बनाता है। ठीक है, पूरा प्रोडक्ट की वीडियो बनती है, और जहां जहां वो ट्रांजिट हो रही है वो भी वीडियो बनाते हैं, किस सिचुएशन में डब्बा, किस सिचुएशन था, सब जगह रिकॉर्ड होता है, इसलिए ट्रेस हो पाता है कि कहाँ पे डैमेज हुआ, किस बिटवीन डैमेज होगा, किसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, तो वो रीजन वो रहेगा। या तो फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड मतलब बोर्ड तक, उसके बाद फ्री है सेलर, उसके बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर ऑन द डोर स्टेप, उसके बायर के घर तक आप पहुंचा के दोगे, फिर
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में बायर बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कि डिलीवरी इस जगह पे हुई है, कॉन्ट्रैक्ट इस जगह पे हुआ है, डिलीवरी किसी डिफरेंट जगह पे करनी है, तो वहां पे अगर वो रिस्क लेने के लिए ठीक है, जब तक वो रिस्क लेने के लिए एग्री नहीं हुआ तब तक वो डिलीवर नहीं होगा उस प्लेस पे। अगर वो रिस्क लेने के लिए एग्री है तो वो डिलीवर होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 41 बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनेशन द गुड्स। तो बायर का राइट है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसको किस चीज का? एग्जामिनेशन करने का। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विच ही हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन। मान लो जैसे हम ऑनलाइन प्रोडक्ट चूज करते हैं, ऑनलाइन अब सारी पॉलिसी है, आप एग्जामिन कर सकते हो, उसके बाद रिटर्न कर सकते हो, ऐसा है ना। देन ये तो है ना, पकड़ा के चले जाते हैं। अब मेरे पास यहाँ तो बाहर ही रख लेता, भाग जाते हैं, ठीक है। और मान लो सपोज अगर वो डैमेज हुए, पहले हम बोलेंगे ओपन कर लो इसको, मैं एग्जामिन करना चाह रहा हूँ, मैं डिलीवरी नहीं लूंगा। क्या नहीं करूंगा? डिलीवरी नहीं लूंगा। मैं एग्जामिन कर, भाई मुझे डिलीवरी नहीं लेनी है इसकी, ये टूटा हुआ है प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विच ही हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन, ही इज नॉट डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड। वो डीम्ड एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा कब तक? then unless and until he has had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसके अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं है, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो सही है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नहीं तो वो वापस आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लॉज देखो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड व्हेन द सेलर टेंडर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर ही इज बाउंड ऑन रिक्वेस्ट टू afford the buyer in a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract। Unless otherwise agreed, वो तो क्लियर है, एग्रीमेंट उनका अपना कोई बना हुआ है। Then seller tender deliver of goods to the buyer, he is bound on request, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि afford to the buyer एक reasonable opportunity, सेलर रिक्वेस्ट करे किसी बायर से कि तुम भाई पहले चीज देख लो उसके बाद तुम लेना, बाद में मत बोलना कि ये खराब निकला, पहले तुम एग्जामिनेशन कर लो। ये किसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? सेलर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बायर से, क्योंकि बायर ने क्या देना है? प्राइस देना है उस चीज का, ठीक है। एग्जामिनिंग द गुड फॉर पर्पस ऑफ ascertaining whether they are confronting with the contract, कि भाई जो चीज हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की थी, मान लो सपोज आपने सैंपल भेजे थे, सैंपल के थ्रू आपने डिसाइड किया था, पहले बायर आपकी शॉप पे आया, बायर ने देखा, सैंपल देख लिए 4 बॉक्स एप्पल के या कुछ भी सैंपल देखा, ठीक है। तो देन आफ्टर दैट आपने ऑर्डर कर दिया, उन सैंपल को देख के क्या ऑर्डर कर दिए? 100 बॉक्स, ठीक है, मेरे घर पे आप 100 भेज दो। अब वो बायर घर चला गया, उसके घर पे 100 बॉक्स भेज दिए। अब वो रिक्वेस्ट बायर सेलर उसको बोलेगा कि तुम ना एक बार पहले ये 100 बॉक्स चेक कर लो अच्छे से कि वही है जो आपने पहले देखे थे, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग है, तो ठीक है। और वो अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तो एक तरह से राइट टू प्रेजुडाइज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन एक्सेप्टेंस, ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर लिया, एक्सेप्टेंस कैसे होती है, फर्स्ट सेकंड 42 किसके साथ? 24। द बायर इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम। देखो एक्सेप्टेंस कैसे, 3 मेथड है एक्सेप्टेंस के। पहला कि बायर इंटीमेट करे किसको? सेलर को, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स, ठीक है। व्हेन the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller। और मैंने डिलीवर कर दिया, मान लो सेलर ने डिलीवर कर दिया, बायर ने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया बाय कंडक्ट, बायर ने आगे सेल कर दी, उसने इंटीमेशन नहीं किया बट उसने क्या कर दिया? सेल कर दिया सी को। ए ने बी को सेल किया, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ए ने बी को सेल किया, बी ने आगे सेल कर दिया सी को। बी ने एक्सेप्ट नहीं किया ना, उसने बोला कुछ एक्सेप्ट, तो उसके कंडक्ट से क्या पता चल रहा है? उसने आगे भेज दी, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, तो मतलब तो क्या माना जाएगा? वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। When the after the lapse of the reasonable time he retain the goods without intimating the seller that he has rejected them। या मान लो हमने टाइम दिया कि विद इन 15 डेज आपको एक्सेप्ट कर, उसने विद इन 15 कोई रिप्लाई नहीं, 15 डेज ओवर, तो हम क्या मानेंगे उसको? उसने एक्सेप्ट कर लिया। या रीजनेबल टाइम लैप्स हो गया, उसने रिटेन करके रखा अपने पास, रिजेक्ट भी नहीं किया, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। 43 बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। अब बायर है जो रिजेक्टेड गुड्स, अगर बायर मान लो रिजेक्ट करता है गुड्स, ही इज नॉट बाउंड। वो ऐसा नहीं कि वो पैक करके, मान लो मेरे पास कोई चीज आती, ठीक है, अब मैं अमेजोन से मंगवाता हूँ,
या फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, मीशो से। अब वो हम बाउंड नहीं है उसको रिटर्न करने के। रिटर्न पॉलिसी उनकी होगी, जो सेलर होगा वो खुद अरेंज करेगा रिटर्न के लिए। हमने रिजेक्ट कर दी, ऑप्शन है वहां पे, आप रिटर्न कर दो। ठीक है, क्या आप फिर पैक करके उसको वापस भेजते हैं? नो, आप उनके हैंड ओवर करेंगे, पर्सन आएगा वो आपकी प्रोडक्ट को ले जाएगा। तो मतलब अनलेस अदरवाइज एग्रीड, हाँ अगर एग्रीमेंट में ऐसा है तो तब तो वैसे करना पड़ेगा आपको। अग्रीमेंट बैंक भी देखो भाई, एक बार मैं आपको चीज पहुंचा लूंगा, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा थ्रू जो भी कैरियर कंपनी होगी। वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर एंड ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट, मतलब डिलीवर कर दी बायर को और वो रिफ्यूज कर रहा है, हैविंग द राइट सो टू डू, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न them to the seller, but it is sufficient if he intimate to the seller that he refused to accept them. इतना काफी है कि उसको सिर्फ इंटीमेट करना पड़ेगा सेलर को, दैट इज सफिशिएंट। इंटीमेट करना पड़ेगा सेलर को कि मैं क्या, कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं आपकी गुड्स को और रिजेक्ट कर रहा हूं, बस इतना इंटीमेशन करना जरूरी है। उसकी ड्यूटी नहीं है उसको रिटर्न करे, पैक करके वापस भेजे, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको वापस ले आए फिर। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए? नहीं आया पॉइंट समझ आ गया? लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग, उसकी क्या लाइबिलिटी रहेगी जो बायर निग्लेक्ट करता है, रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स? व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी। देखो, जब सेलर रेडी एंड विलिंग है कि मैं डिलीवरी देना है, और रिक्वेस्ट करता है बायर से कि तुम डिलीवरी लो, ठीक है, and the buyer does not within a reasonable time after such a request take delivery of goods, he is liable to be seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for a reasonable charges for the care and custody of the goods, for care and custody of the goods। ये बोलता है कि अगर बायर है, मान लो कई बार क्या होता है कि गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ए और बी के बीच में, क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी किसके पास है? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सेलर है, ये बायर है, प्रॉपर्टी यहीं पे है, गुड्स किसके पास है? सेलर के पास ही है, पोजीशन नहीं दिया, डिलीवरी नहीं हुई अभी, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ये रेडी है, सेलर रेडी एंड बिलिंग है कि मैंने डिलीवरी करनी है, और इसको रिक्वेस्ट भी किया, किसको? बायर को, कि तुम डिलीवरी ले लो, बट उसने डिलीवरी नहीं ली विद इन रीजनेबल टाइम, और उस रीजनेबल टाइम के अंदर वो प्रॉपर्टी क्या होगी? लॉस्ट होगी। मान लो फ्रूट है, फ्रूट जल्दी खराब हो जाते हैं, फ्रूट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बायर ने बोला मैं ले लूं, बायर ने बोला ठीक है लेता हूँ, डिलीवरी लेता हूँ, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन? सेलर, कि तुम जल्दी से ये प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है मुझे, और मैं रेडी हूँ, बिलिंग हूँ डिलीवर करने के लिए, तुम डिलीवरी ले लो। बीन अ रीजनेबल टाइम के अंदर ले ली, और वो प्रॉपर्टी जो गुड्स हो गया वो पैरिश होगी। ठीक है, अब वो जो लॉस होगा बायर को बियर करना पड़ेगा, किसको? बायर को। ठीक है, देखो फिर से पढ़ो। Where the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery, and the buyer does not within a reasonable time, buyer does not within a reasonable time after such a request take delivery of goods, he is liable to seller, he is के पास लिख लो buyer is liable to the seller for any loss, buyer यहाँ पे liable होगा किसके लिए? सेलर के लिए, any loss occasioned by his neglect, उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से, और refusal to take delivery, and also for reasonable charges for care and custody of the goods। मान लो सेलर ने उसको कहीं फ्रिज के अंदर रखना पड़ रहा है, कहीं किसी जगह पे उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ रहा है, जितने दिन है उससे चार्ज लगा उसका भी चार्ज ले सकते हैं, और जो लॉस हुआ उसका भी वो चार्ज क्लेम कर सकते हैं, providing that nothing in this section shall affect the right of the seller with the neglect or refusal of the buyer to take delivery amount to repudiation of the contract। ठीक है, तो ये बोलता है नॉट अफेक्ट, जो रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उस पे अफेक्ट नहीं करेगा। नथिंग दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर, जो राइट ऑफ सेलर के यहाँ पे विद द नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी अमाउंट टू रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 31 से लेकर 44 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा, चैप्टर नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है, अनपेड सेलर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा
आप डायरेक्ट रीड कर लो एक बार, वैसे अच्छे से करवा ही रहा हूँ, आप इनको रीड कर लो, आपको आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स, ज्यादा टफ नहीं है, 2-3 दिन की बात है, फिर सेल ऑफ गुड्स भी कंप्लीट हो जाएगा आपका।